हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य मलिक। आप लोगों का स्वागत करता हूं प्राप्त शॉप पे। जैसे कि आपने पीछे कुछ वीडियोस में देखा है, हमने डिस्कस किया है बाकी सारे चैप्टर्स का। हमने थ्योरी पार्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। कई सारे टीचर्स ने आपको मैथ्स कराया हुआ है, आपको जो पसंद आया आप उस हिसाब से देख सकते हैं। हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में आपको मिलेगा 2022 सीजीएल का जो पेपर हुआ था जैसे दिसंबर 2022 में, उसकी में आए हुए एग्जैक्ट सवाल आपके पास हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी अच्छे सवाल हैं, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और फिर आगे के लिए आपको मजा आने वाला है। जैसे क्वेश्चन हमारे सामने प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, ये बहुत पहले से दुकानदार, जो बेईमान दुकानदार वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये बहुत पहले से सवाल आता रहा है, फिर सीजन 2022 में फिर से पूछा हुआ है। A dishonest shopkeeper या merchant sells goods at 12.5% loss on cost price। वो लॉस ले रहा है, किस पे लॉस हो रहा है उसको? कॉस्ट प्राइस पे लॉस हो रहा है। अब दूसरा जो चीज बोली गई, बट इसके अलावा वो चीज है, पहले तो लॉस ले रहा है, इसके अलावा कोई चीज बोली गई है। क्या बोला गया है? बट ही यूजेस, वो यूज कर रहा है, किस चीज को यूज कर रहा है? उसका वेट को फर्क कर दे रहा है। 28 ग्राम को यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ, कितना ग्राम यूज करना चाहिए था उसको? 36 ग्राम यूज करना चाहिए। जैसे जनरली आप बुक्स में देखेंगे तो आपको होता है कि 800 ग्राम यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ 1000 किलोग्राम। तो इन्होंने बस उस डेटा को थोड़ा सा बदल दिया। इन्होंने वो 1000 और 800 हटाते हुए इन्होंने कहा कि जो 36 की जगह पे वो 28 ग्राम यूज करना है। बस इतना सा डेटा चेंज किया, बाकी सारी चीजें जो पहले से आती रही है वही सब चीजें हमारे साथ। सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं, हम देखेंगे बेसिक से भी और फिर बाकी चीजें हमें क्या है। आपसे बोला जाए व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस। उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट कितने परसेंट, लॉस हो रहा है तो वो लॉस परसेंटेज क्या है हमारे पास। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, फॉर सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। 6.25% प्रॉफिट, 12.5% प्रॉफिट, 18.75% प्रॉफिट एंड नेक्स्ट वन इज 10.5% लॉस। ये चार ऑप्शन आपके सामने। अब देखिए, हमने बेसिक से देखना क्या चीजें होती है। हम क्या कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए? आपको ये तो मैं ऐसे चेन वाला रूल हम लगा सकते हैं। बेसिक आपको पता है कि किसी चीज पे कोई आदमी 12.5% का लॉस है। 12.5% का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको डायरेक्ट कि हमने पढ़ा हुआ है परसेंटेज में कि 12.5% का मतलब क्या होता है। दैट इज 1। आप किसी चीज का जो नीचे लिखा होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है और जो ऊपर लिखा हुआ है उसका लॉस। मैंने कहा किसी चीज का मेरे पास कॉस्ट प्राइस अगर 8 था, उस पे एक का लॉस हो जा रहा है तो वो कितने का बिक रहा होगा? तो हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाता है यहाँ से डायरेक्ट। 12.5% लॉस का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज 8 की थी और बिक कितने की रही है? लॉस का मतलब कम की बिक रही होगी। तो 8 की चीज को कितने का बेच रहे हैं हम? 7 का बेच रहे हैं। फर्स्ट चीज तो ये है। सेकेंड वाली बात क्या है कि उसने ना गड़बड़ कर दी है। किस चीज में गड़बड़ कर दी है? उसको 36 ग्राम देना था, लेकिन उसने क्या किया, उसने उसकी जगह 28 ग्राम दिया। अब इसमें समझना है बस, ये जो 36 ग्राम है, इसने पैसे तो ले लिए 36 ग्राम, लेकिन उसकी दुकान में से सामान कितने का गया? सिर्फ उसके दुकान में से गया 28 ग्राम का सामान। तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फॉर सपोज मेरे पास कॉस्ट प्राइस तो है 28, लेकिन उसके पास पैसा कितने का आ गया है? 36 ग्राम, 36। अब चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे जो कटेगा उससे काट लीजिए। कॉस्ट प्राइस अलग से निकालो, सेलिंग प्राइस अलग से। आपको पता है ये हमारे पास 4 से 28 4 बार कट जाए, और ये भी कट सकता है आपस में। आपके पास 4 से कट जाएगा ये 2 बार, और 4 से कट जाएगा ये आपके पास। अब आपको ये पता चल जाता है 4 इंटू 2 मतलब 8। किसी चीज का अगर कॉस्ट प्राइस 8 था और यहाँ से हमारे पास 9 इंटू 1, कोई सामान 8 का था, वो कितने का बिक जा रहा है हमारे पास? 9। ये चीज बताती है हमारे पास ये सीपी था, ये एसपी है। कोई चीज अगर ज्यादा की बिकती है तो दैट इज प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज कितना है वो निकालने के लिए हम कहेंगे जी प्रॉफिट हो रहा है 1 का, ये तो प्रॉफिट है, लेकिन परसेंटेज में नहीं है ये। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 का प्रॉफिट है ऑन द बेसिस ऑफ 8। हम ऐसे निकालते हैं परसेंटेज प्रॉफिट, किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। तो 1 का प्रॉफिट है ऑन द 8, और 1 का प्रॉफिट 8 पे क्या होता है? 12.5% प्रॉफिट। इस सवाल को लेके हम लोग और बाकी इसको लेके 2 सवाल और देखेंगे, बाकी इसके डेटा को चेंज करते हुए आपके हमेशा से सवाल आता है। इसने बस क्या किया है
कि आपको बोल दिया कि भैया ये वाली चीज चेंज कर कि 1000 किलोग्राम की जगह 800, 1000 की जगह 700, ऐसे बोलता था हमेशा से। लेकिन अभी बोल दिया कि 36 ग्राम की जगह पे, जो 36 ग्राम की जगह पे इसने 28 ग्राम यूज करना स्टार्ट। बस इसका यूज कर लो यहाँ पे कि आपके पास कितना हमारे पास हो। आप इसे बेसिक से भी कर सकते हो, बेसिक से करना चाहो तो भी, बट डेटा थोड़ा सा अच्छा नहीं है। ये डेटा में आपको रेशो पे ही लेकर जाना है, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आप इसको ऐसे बेसिक से ऐसे भी लिख सकते हो, सपोज अगर मैं यहाँ पे कहूँ, ये वैसे आसान तो तरीका यही है। अगर आप एक मेथड फॉलो करते हो तो ज्यादा बेटर होता है। आप बेसिक करने के लिए इसको देखो 100 और 87.5 में लिखोगे ना तो वो दिक्कत करेगा थोड़ा सा। तो उससे बेटर है कि भैया पहले इसको तो रेशो बनाना ही पड़ेगा। ये दिया ही इसलिए होता है कि आपको रेशो बनाना ही पड़ेगा। इसका रेशो बताया, हम चाहे तो इस पे काम कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द सिंपलेस्ट वे। जो चीजें कट जा रही है उसे काट लो। 8 में 4 से कट जाएगा 2 बार, 4 से कटेगा 9। इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 8 का समान 9 का, प्रॉफिट कितने का हो गया? 12.5%। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आया था और आई गेस इसको हम कर सकते थे कुछ ही टाइम के अंदर, ज्यादा ऐसा इसमें कुछ था नहीं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने, द एलसीएम ऑफ टू नंबर, लिख देता हूं 1 मिनट। क्या बोला? द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, तो ऑप्शन से कर सकते हैं। एचसीएफ ऑफ टू नंबर is 12, which one of the following can never be their LCM? Can never be their LCM। बस ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे क्योंकि ऑप्शन के बेसिस पे ही कर सकते हो, बाकी तो एज सच इसमें कोई थ्योरी पार्ट है नहीं। ये 4 ऑप्शन है, हमसे पूछा गया कि इन 4 ऑप्शन में से, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारे पास कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता। कब? जब किसी चीज का नंबर का हमारे पास एचसीएफ अगर 12 है। एक बार आप ट्राई करें, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, देख के ही आंसर करते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी भी नंबर का जो एचसीएफ होता है, जैसे मैंने एक नंबर लिया, मैं नंबर लिया फॉर सपोज यहाँ से लिया मैंने 10 लिया और 15। अब 10 और 15 में आपको ये पता है कि भाई हमारे पास इसके फैक्टर क्या है? 5 × 2। इसके फैक्टर क्या है? 5 × 3। हमें इसका एचसीएफ भी पता है, हमें इसका एलसीएम भी पता है। एचसीएफ तो आपके पास 5 है, एलसीएम क्या आपके पास? 5 × 3 × 2। ठीक है, ये बात पता है। अब हमें ये पता होता है किसी का भी एलसीएम अगर हम लेंगे तो उसके एलसीएम में ना हमेशा, जो एलसीएम में हमेशा हमारे पास एचसीएफ तो होता ही होता है। एलसीएम में क्या होता है हमारे पास? एलसीएम में हमेशा हमारे पास एचसीएफ तो हो ही होता है। बाकी दोनों नंबर्स का जो हमारे पास रेशियो होता है वो उन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, दैट इज 2:2। यही होगा प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। किसी भी नंबर की एलसीएम में क्या होगा? उसका एचसीएफ छिपा होगा। तो बेसिकली बस इतना देखना था। अगर एचसीएफ आपके पास 12 है तो 12 का मल्टीपल कौन सा नहीं है? ये भी है। 12×5 = 60, 12 से 84 ये नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। वही पूछा विच कैन नॉट बी देयर आंसर, विच ऑफ द दिस कैन नॉट बी, कैन नेवर बी देयर एलसीएम, को कभी उसका एलसीएम हो ही नहीं सकता। तो यही हमारे पास। 2 ऑप्शन देता तो कंफ्यूजन बना देता आपको, ठीक है, बट वो नहीं होगा, एक ही ऑप्शन होगा आपके पास। आगे की चीज इसमें नहीं पूछी, दैट इज जस्ट 10 सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसा दे रखा है, ज्योमेट्री का सवाल है। बोल रहा है 2 सर्कल्स टचेस ईच अदर एक्सटर्नली। 2 सर्कल एट पी, किसी पॉइंट है पी उस पर टच करते हैं। ए बी इज ए डायरेक्ट, ए बी क्या हमारे पास एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ऑफ द 2 सर्कल्स ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ए एंड बी क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां वो मिल रहा है। अब आपसे क्या बोल रहा है हमारे पास? ए पी बी
दैट इज पी ए बी। एंगल पी ए बी आपको दे रखा है 40 डिग्री, और यहाँ से आपसे पूछा है एंगल ए बी पी। एंगल ए बी पी की वैल्यू आप, क्वेश्चन आसान है, इजी है, और हम ऑप्शन लिख देते हैं इसके 45, 55, 50 और 40। ये आपके पास डिग्री में ऑप्शन है, आपको देखना है क्या चीज। ठीक है, दो सर्कल है जो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है हमारे पास। दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नल एट पॉइंट पी। दोनों कहाँ टच कर रहे हैं हमारे पास, एक्सटर्नल टच कर रहे हैं और किसी पॉइंट पे पी पे टच कर। अब आपसे क्या बोला गया, ए बी इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उनके बीच में एक डायरेक्ट कॉमन। मैं कैसे लिखेंगे इसको, एक सर्कल तो ये बना लेते हैं, दूसरा सर्कल ये कैसा बना, ठीक है, तीन के बीच में दोनों ने टच किया, कहाँ, किसी पॉइंट पी पे टच किया। टू सर्कल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, एक्सटर्नली मतलब बाहर की तरफ से टच करते हैं, किस पॉइंट पे करते हैं, पी पे करते हैं। ए बी उनका क्या है हमारे पास, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है हमारे पास, जो दोनों से, ठीक है, ऐसा कुछ आपके पास, दिस इज ए एंड बी। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हमारे पास, एक को ए पे करता है, दूसरे को पी पे करता है। ठीक है, आप ए पी भी यहाँ से पी ए बी एंगल दे दिए, पी ए बी, ये जो हमारे पास पॉइंट बना, ये एंगल आपको दे रखा है 40 डिग्री। अगर ये एंगल आपको 40 दे रखा है तो ए बी पी निकालना है बस। दिस इज ए बी और बी, ये वाला एंगल आपको निकालना है। स्मॉल सी प्रॉपर्टीज में ज्यादा कुछ होता नहीं, आपके पास पता होना चाहिए कि जब भी कभी हमारे पास दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो जो एंगल हमारे पास इनके बनता है ना, दिस इज 90 डिग्री। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारे पास बनेगा इन दोनों के बीच में, हमारे पास जो एंगल, इन दोनों टेंजेंट से जो एंगल बनेगा दैट इज 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो बचेगा क्या, बचेगा 50 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम क्या होता है 180। आंसर कर दोगे डायरेक्ट। बस आपको ये बात पता होनी चाहिए थी कि भैया एंगल हमारे पास क्या बनता है, 50 डिग्री बनता है। किसी भी सर्कल में दो आपके पास एक्सटर्नल टच करते हैं तो जो उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनता है दैट इज 90 डिग्री बनाता है। इतना सा आपके पास क्वेश्चन था, जस्ट 3 सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें मीन प्रोपोर्शन पूछा हुआ है, रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल, बेसिक्स, ज्यादा कुछ है नहीं। देखो 2022 का पेपर ना कंपेरेटिवली इजी है। सीजीएल का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे 2021 2020 से कंपैरिजन करेंगे तो 2021-22 में थोड़े अच्छे सवाल भी आते, लेकिन 2022 में नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी, इन लोगों ने पेपर भी बहुत इजी दिया। इस बार हो सकता है कि पेपर का लेवल फिर से बढ़ जाएगा, थोड़ा सा अच्छा ही पेपर आएगा 2023 का अगर आपके सामने आएगा, तो वहां पे आपको थोड़े से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। मीन प्रोपोर्शन, हाँ, किस किस का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, 169 और 144 का। ये आपसे पूछा कि क्या होगा, दिस इज 156, 147, 126 एंड 164। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, और इसी के बेसिस पे आगे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द मीन प्रोपोर्शन। आपको पता है मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन या फोर्थ प्रोपोर्शन की बात, जब भी कभी ऐसी बातें होती है हमारे पास, एक नंबर होता है ए बी, ये आपके पास फिक्स है। मीन प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन में यही तीन नंबरों की बात। जब फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो नंबर ऐसा हो जाएगा ए बी सी डी, तब आपके पास चार नंबरों की बात होने लगी। अभी मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, ये बीच में नंबर लिखे हुए, यही मीन प्रोपोर्शन। आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए, इस नंबर को मैं ऐसा लिख देता हूँ, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड ए अपॉन बी इक्वल्स दिस इज बी अपॉन सी। अब यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, ए इंटू सी इक्वल्स टू बी इंटू बी। बेसिकली इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर। सेम चीज यहाँ पे भी होती है, आप इसको लिख सकते हो ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन, इन दोनों की मल्टीप्लाई ए इंटू डी इक्वल्स टू होता है बी इंटू, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई इन दोनों बीच के नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। इतना सा हमें कॉन्सेप्ट समझ। अब जैसे ही बोला गया कि भैया मीन प्रोपोर्शन निकाल, तो मतलब इस नंबर में आपको ये बीच की वैल्यू बी निकालनी है, तो जो वैल्यू दे रखी होगी, ये दे रखी होगी आपको, ये 169 ए की होगी, और जो 144 है आपके पास ये सी की होगी। ये बी वाली वैल्यू आपको निकाल, क्या करना है, वही सेम बात आपके पास, बी और बी की मल्टीप्लाई होगी दैट इज बी स्क्वायर,
किसके मल्टीप्लाई के बराबर, इन दोनों नंबर, दैट इज 169 इंटू 114। अब जैसे b की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट करना पड़ेगा, जैसे अंडर रूट करेंगे तो ये 13 का हो जाएगा और ये 12। चाहे तो मैं लिख देता हूँ इस बात को कि भैया b हमारे पास, जब इसका स्क्वायर हटाया हमने तो दिस इज 169 इंटू 144 और इसका अंडर। किसी का अंडर रूट लेने के लिए आपको पता होना चाहिए वो किसका स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर, तो इसको 13 इंटू 13 है, मतलब अगर किसी का बेसिक इशू है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, दिस इज 12 इंटू 12। जब स्क्वायर रूट लेना है तो दो में से एक बाहर आएगा हमारा, 13 दो बार, एक बार बाहर आ जाएगा, 12 दो बार तो एक बार आ जाएगा, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 आपके पास 156 है। ठीक है, 12 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे दैट इज 156। नंबर पुराना है, आपको पता होता है, इस तरह से कर सकते हैं। ये लिखने की बातें इतनी सारी है, अदरवाइज जैसे ये नंबर आपको दिखा था, आपको एग्जाम में क्या करना था, जैसे ये नंबर आपको दिखा आप डायरेक्ट कर सकते थे, ये मीन प्रोपोर्शन निकाला किन दोनों का, इन दोनों का, तो बस क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, जैसे 13 मीन प्रोपोर्शन का मतलब है बीच का नंबर निकालना है, बीच के नंबर की मल्टीप्लाई मतलब 13 और ये 12, 13 12 की मल्टीप्लाई, वही आपको बस करना था उतना ही। आपसे पूछा जाए फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए, तो फोर्थ क्या होता है हमारे पास, ये, इसे मुझे थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, तो थर्ड में भी यही होता है, आपके जो नंबर गिवन होते, जैसे ये आपके पास है, ठीक है, मैंने बोला आपसे फॉर सपोज 4 और 9 का फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, या फिर मैं बोलूँ 4 और 6 का, 4 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, कोई नंबर है आपके पास 4 और 6, इसका थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, आपसे मैं इतना सा पूछ, तो क्या मतलब हुआ, जब 4 और 6 गिवन है तो यहाँ पे 4 होगा, ये 6 होगा, ये भी 6 होगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन जो हमें निकालना है। अभी आपको पता है 6 इंटू 6 36, किसके बराबर होगा 4 इंटू 6, और जब 4 से काटेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरह से कोई नंबर बड़ा भी दे सकता है, पॉइंट्स में दे सकता है, बट आप बेसिक से कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा ऐसा इशू नहीं। जैसे बोलता है कि थर्ड प्रोपोर्शन मतलब जो नंबर गिवन है वो कौन से गिवन है, आपको ये वाले गिवन, आपको लास्ट वाला नंबर निकाल। ठीक है, आई गेस ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, दैट इज ऑफ, पुराना सवाल है परसेंटेज का। मैं इसको बस डेटा को लिख देता हूँ आपके सामने। किसी का लेंथ और ब्रेड्थ में कुछ चेंज करो, किसी कोई नंबर है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है जिसके लेंथ और ब्रेड्थ में परसेंटेज चेंज करा, आपसे एरिया में पूछा। पुराना सवाल है, इसको तो आप बचपन से करते हैं अगर आपने तैयारी थोड़ी भी करी है। लेंथ जो हमारे पास है वो 8% बढ़ गई है, और जो ब्रेथ हमारे पास वो 5%। ठीक है, इस तरह से हमारे पास, और परसेंटेज चेंज निकालना है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया, आपको एरिया के अंदर परसेंटेज चेंज निकालना है। आपको पता है ये सवाल को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है। बेसिक क्या होता है, आप ऐसा भी कर सकते हो भाई, बिल्कुल ही अगर आपने पहली बार पढ़ रहे हो, करना तो देखो क्या है, सक्सेसिव लगाना है, 8% ये वाला तरीका, x इंटू वाई अपॉन 100। पहले दोनों चीजों का सम करते हैं तो x की वैल्यू ये, दिस इज x, पहला चेंज है। y क्या है जो दूसरा चेंज है, 8 प्लस 5 प्लस 8 इंटू 5 अपॉन 8 और 5 13, और इधर से कितना आएगा 40/100 मतलब 0.4, यही आंसर है 13.4%। दोनों चीजें बढ़ रही तो हमारे पास वैल्यू भी किस पे आई है, दिस इज ऑल्सो प्लस, आंसर हो जाएगा हमारे पास 13.4% इंक्रीज। ठीक है, अगर आपको इस बात को समझने में दिक्कत है तो आप पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं, सक्सेसिव को मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है, और सक्सेसिव का चेंज कॉन्सेप्ट ही पूरे पूरे आपके पास अर्थमेटिक में, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑल अबाउट सक्सेसिव चेंज, और भी परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास होते हैं, दैट इज ऑल अबाउट सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। दूसरा सक्सेसिव कहाँ जरूरत पड़ती है, जब आपसे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आता है, जहां पूछता है आपसे कि भैया डिस्काउंट का परसेंटेज क्या होगा, डिस्काउंट का परसेंटेज, दो सक्सेसिव इंक्रीज, जैसे क्वेश्चन शायद इसमें भी है एक, मैं आपको कराऊंगा। अभी एक है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में एक बेसिक सा सवाल पूछा हुआ है, बस आपसे इतना सा जानना चाह रहा था कि cos 45
अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30। क्वेश्चन यही है, लेकिन ऑप्शन के देने में इसने बहुत ट्विस्ट डाल दी है। क्वेश्चन तो आसान सा है, आपको आसान सी नंबर पूछा हुआ है, और नंबर के बेस पे आप रख सकते हो, आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, cos 45 की वैल्यू आपको पता होती है, दैट इज 1/√2। sec 30, अब sec 30 की वैल्यू cos से याद रहती है, cos 30 की वैल्यू आपको पता होती है √3/2, तो दिस ऑपोजिट हो जाता है इसका 2/3। ये आपके पास हो जाए cosec 30। अगर cosec 30 नहीं भी याद है तो sin 30 की याद होगी, दैट इज 1/2, उसका उल्टा कर दो। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास कोई चीज नंबर आएगा, लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में ये सब नहीं लिखा। ऑप्शन को मॉडिफाई करके थोड़ा सा इसको चेंज, कैसे चेंज किया हुआ है, जैसे हम इसको देखते हैं। यहाँ से नहीं पूछा होगा कि इसको कॉमन ले लो और फिर काट दो, जो बचेगा वही आंसर, नहीं ऐसा नहीं है। इसको हल्का सा चेंज किया, क्या कर सकते हैं, फॉर सपोज पहले मैंने 2 कॉमन ले लेता हूँ, 1/√2, इधर से 2 कॉमन ले लिया, इधर बचेगा आपके पास 1 + √3/√2। ये होगा, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 1/√3 + 1, उसकी मल्टीप्लाई करी, डिवाइड बाय √3। अभी क्या है, इसको भेज देते हैं ऊपर, जब ऊपर भेज देंगे इसको तो ये √3 हो जाएगा, ये आपके पास 2√2 हो जाएगा, इधर 1 + √3। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे भी नहीं है हमारे पास, इसको भी थोड़ा चेंज करा रखा है। जैसे चेंज किया हुआ इसने, इसको हटा दो इससे। जैसे आप हटाएंगे तो आपने करना क्या है, इसका ऑपोजिट, ये 1 + √3 है, या फिर मैं कहूँ इसको ये √3 + 1 है, एक ही बात है दोनों में। इसके ऑपोजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, √3 - 1, √3 - 1। मैंने क्यों किया ऑपोजिट, क्योंकि 3 में से एक जाने के बाद ही आपके पास पॉजिटिव वैल्यू, अदरवाइज नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। अब ऊपर आपके पास हो गया √3 - 1, नीचे इधर आपके पास क्या होगा, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज a + b, दिस इज a - b, a² - b², तो 2√2, a + b, a - b, तो क्या हो जाएगा, a², दैट इज 3, b², b मतलब आपके पास अभी है। अभी ऑप्शन ऐसा भी नहीं दे रखा, इसको भी चेंज कर रखा है। क्या चेंज किया हुआ, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, दिस इज अंदर मल्टीप्लाई कर दी √3 की, 3 - √3, नीचे क्या बनेगा, यहाँ से 2 आएगा और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, 4√2। अभी ऑप्शन यहाँ पे भी नहीं दिया, हल्का सा फिर आगे भी लेके चला। आगे ले जाने का मतलब क्या है, इन दोनों में से नीचे से √2 हटा, जैसे √2 हटाओगे आपके पास तो इधर भी √2 की मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी √2, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर बनेगा 3 - √3 इंटू √2, नीचे आपके पास बनेगा 4 × 2 = 8। ठीक है, इस तरह से आपके पास आंसर है। इसमें और कुछ चेंज किया क्या, नहीं, अंदर मल्टीप्लाई करना इसको। अभी यहाँ भी आंसर नहीं दिया, अभी यहाँ भी चेंज कराने के बाद अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3√2 - √6 डिवाइड बाई 8, ये आपके पास आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एक चीज को समझिए, इसने क्या किया, हल्का सा चेंज करता चला गया। इसने बस आपको जो आंसर दे रखा है उसमें नीचे के जितने भी रूट है उन सबको हटा रखा। क्वेश्चन तो आसान था, कुछ सेकंड्स में हो जाना चाहिए था, लेकिन आगे की चीज अगर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसने काफी काफी घुमा रखा है। फिर नीचे नीचे जो भी कुछ चीज है उसको सबको हटाना है। यहाँ पे पहले आपके पास क्या आया, फर्स्ट में ही आपके पास √2 आया, इसको तो यही छोड़ दिया, बाद में यूज करें। फर्स्ट में था √3 + 1, √3 + 1 को इससे चेंज कर हटाया। किसी भी चीज को हम हटाते तो क्या लगाते हैं उसमें, इसको ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कर देते। √3 + 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, √3 - 1, तो इसके माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, a + b, a - b बना लेते हैं इसको। जैसे ही हमने a + b, a - b बनाया, इसी बेसिस पे हमने कहा कि भैया हमारे पास a + b, a - b मतलब a² - b², a² मतलब √3 का स्क्वायर, दैट इज 3, और b² मतलब 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। तो 3 में से एक गया 2, इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करी तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, √2, 4√2। अभी क्या, √2 को भी हटाना है कुछ, जैसे ही √2 को हटाएंगे, या तो आप डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कर देते, √2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, √2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो नीचे बन जाएगा 8 जो कि हमें चाहिए होता है, और ऊपर क्या बन जाएगा आपके पास, 3√2 - √6, यही आपके पास आंसर। तो क्वेश्चन बहुत इजी था दिखने में, सिर्फ आपको cos 45, sec 30 और हमारे पास क्या है cosec 30, इनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इतना सा आसान सवाल था, लेकिन इसके बाद जो चीजें घुमा रखी है, यहाँ इसने आंसर नहीं दिया।
यहाँ भी इसने ऑप्शन नहीं दिया, इसने नीचे के सारे रूट को हटाते हुए हमें इधर से हम लोग ये देखा कि नहीं ये ऑप्शन नहीं है, इस पे आए, इससे वापस इस पे आए, इधर से हमने वापस इसको रूट 2 को हटाया और इसके बाद फिर हमने देखा कि भाई हमारे पास क्या आएगा, जिस हिसाब से आंसर दे रखा है उस हिसाब से हमने मॉडिफाई। हो सकता है ये आंसर दे देता हूँ, आंसर तो ये भी है, हो सकता है ये ऑप्शन में आपको दे देता तो आपके पास आंसर यहाँ हो जाता कि रूट 2 को बाहर रखो जी, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करनी रूट 2 की, फिर आपके पास ये वाला आंसर हो जाता। अदरवाइज ये नहीं दे रखा तो उसको मॉडिफाई करके हमने रूट 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी और फिर हमारे पास आंसर बन गया, दैट इज लास्ट। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी के ऊपर दे रखा है। क्या बोल रहा है कि हमारे पास किसी भी एक नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिविजर ऑफ, डिविजर पूछ रहा है आपसे किस चीज का डिविजर, 49 की पावर 15 माइनस 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिविजर, ऐसे ऊपर ऐसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्या है हमारे पास, डिविजर ऑफ दिस डिविजर ऑफ 49 की पावर 15 माइनस, और चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, दैट इज 46, 14, 8 और 15। ये चार ऑप्शन हमारे सामने है, इन्हीं बेसिस पे क्या कह रहा है कि भैया डिविजर निकालो इसका। अभी आपको रूल्स पता होना चाहिए डिविजर का मतलब क्या है, कि भैया कैसे निकालते हैं इसका डिविजर, ये वैल्यू आपके होंगे। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, 1 मिनट पॉज करके, बाकी आगे वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन में हमारे सामने डिविजर निकाल, और डिविजर के लिए क्या आपके पास हल्की सी प्रॉपर्टी आपको पता हो, जैसे इसको सिंप्लीफाई करना पड़े, ये सिंप्लीफाइड वर्जन में नहीं लिखा। सिंप्लीफाइड वर्जन में जैसे एक छोटी सी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए की पावर में कहा फॉर सपोज ऐसे बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फैक्टर क्या है आपके पास, ए माइनस बी, ए प्लस बी। इसी तरीके से हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर मेरे पास कहीं लिखा हुआ ए की पावर एन माइनस बी की पावर, तो दोनों से कटता है, दोनों से कटने का मतलब क्या है, ये ए माइनस बी से भी कटता है और ये ए प्लस बी से भी। बात समझ रहे हैं? अगर कोई मुझे इस फॉर्मेट में कोई चीज लिखी है ए की पावर एन बी की पावर एन, तो वो किससे डिवाइड होगा, नॉट इक्वल टू नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ कि दिस इज डिविजिबल बाय, इसका एक फैक्टर आएगा ऐसा, ये डिविजिबल बाय, ये इससे डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, ए माइनस बी से भी और ए प्लस बी से भी। इस तरह से हमें इसको लेके चलो। अभी क्या सीजन, जैसे 49 की पावर 15 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या सिंप्लीफाई हो, अब ये 49 का मतलब है 7 का स्क्वायर, और उसकी पावर क्या है हमारे पास, अब 7 का स्क्वायर मतलब 49 हो गया, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 7 की पावर 30 माइनस 1। अब इसको ऐसे लिख सकते हो 1 की पावर तो कुछ भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 की पावर 30 कर दो। अब ये वही सेम चीज होगी हमारे, 7 की पावर 30 माइनस 1 की पावर। हमें पता है कि जब भी ऐसे a की पावर n b की पावर n हमारे पास है, तो ये डिविजिबल होता है दोनों से, किससे, a माइनस बी से भी और a प्लस बी से भी, मतलब ये डिविजिबल होगा किससे, 7 माइनस 1 से भी और 7 प्लस 1 से। 7 माइनस 1 6, 7 प्लस 1, इन दोनों से डिविजिबल होगा। अब जैसे ही हम आंसर में गए, ऑप्शन में गए, हमारे पास यही हमें दिख रहा है, 6 होता तो 6 लगा देते, डिविजिबल तो उससे भी होगा हमारे, 6 की जगह 12 होता तो 12 से भी लगा देते, 12 से भी डिविजिबल होगा, 8 की जगह पे 16 होता तो भी डिविजिबल होगा, 8 और 8 के मल्टीपल उससे डिविजिबल, 8 से हो रहा है तो 16 से भी होना ही है, उसके बाद 32 से भी आपके पास होना है। समझ पा रहे बात को? आपको बस करना क्या था, इसको सिंप्लीफाई करना था। 49 की जगह हमने लिखा 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 का मतलब हो गया 7 की पावर 30, और 7 की 30 ये वाली चीज है, 7 माइनस 1 7 प्लस, दोनों से डिविजिबल है। 6 ऑप्शन होते तो 6 लगा देते, लेकिन ऑप्शन में 8 दे रखा है, दैट इज हमने 8 लगा दिया। ठीक है, आई गेस ये चीज समझ आई होगी आपको, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन आपसे बोला गया रेस का। एक रेस है 1500 मीटर की, उसमें कोई लड़का है अनिल, उसने किसी को बीट की। ठीक है, आपसे सिंपल तरीके से पूछा गया है, इन ए रेस ऑफ 15 मीटर 1500 मीटर अनिल बीट्स बकुल नाम से है बाई 150। कितने से हराया? 150 मीटर से हरा दिया। एंड सेम रेस, उसी सेम रेस में बकुल बीट्स चार्ल्स बाई 75। By what distance does Anil beats Charles? क्या बोला आपसे अभी कि भैया ये इसने कितने से कर दिया? अब ऑप्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, 217.50, 200.15, 293.50 और 313.7 मीटर। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब जैसे क्वेश्चन में ऑप्शन देखेंगे तो हमारे पास क्या हो सकता है? हो सकता है कि सोचे कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल से आएगा, उसको छोड़ दे। बट ऐसा कुछ है, ऐसा है नहीं है, बस नाम ऐसा आपको ये चीज दे रखी है। जैसे मेरे को पहले पता चला यहाँ तक, अनिल ने बीट किया किसको? भी मैं कहूँ ए ने बीट किया, फॉर सपोज बी, ए भी मान लेते उसको, ए ने बीट किया। हम क्या करते हैं इसके क्वेश्चन में, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर, अनिल अगर 1500 मीटर भाग रहा है तो बीट कर दिया, किसने किससे बीट कर दिया? 150 मीटर से कर दिया, मतलब 150 कम भागा होगा। ये तो रहेगा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से रेस शुरू हुई और यहाँ जाके खत्म हो गई 1500 मीटर पे। लेकिन यहाँ तो हमारे पास अंकित तो पहुंच गया, अनिल पहुंच गया, लेकिन जो दूसरा आदमी है उसको 150 मीटर से बीट कर दिया, मतलब दूसरा आदमी यहाँ से शुरू करके सिर्फ यही पहुंच पाया होगा। ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 150। तो कितना चला होगा? 1500 माइनस 150, दैट इज 1350। ठीक है, हमें बात पता चल गई भैया इनकी दोनों का डिस्टेंस। अभी दूसरा क्या चीज दे रखा है, उसी सेम रेस में बकुल बीट्स चार्ल्स बाय 75। बकुल ने क्या करा हमारे पास, बकुल अगर 1500 जाता है तो चार्ल्स कितना जाता है हमारे पास? 75 मीटर से बीट करते हैं, मतलब 75 कम जाता है, 1425। बस यही चीज आपको रेशियो का बस कंपैरिजन करना है और उसी बेस पे आपके पास चाहिए। तो क्या करना है, ये 1500, ये 1350, ये 1500, ये दोनों चीज को सेम बनाना है। दोनों चीज कौन सी? मतलब ये इधर बी की वैल्यू 1350, इस बी की वैल्यू 1500, तीनों रेशियो को इकट्ठा बना लेना है, उसी के बेस पे आपको बस निकाल। आप चाहो तो बस इसे काट लो, बस काटा पीटी है इसमें। 25 से काटोगे, 25 से कट जाएगा ये 4 बार, और 25 से कट जाएगा ये 25, 125, इधर से आपके पास 10, 25 चौका 54, तो बचेगा 60, इधर से 54। इसे 25 से काट लो, 25 से कटेगा ये 4 बार, 15 चौका 60, और 25 से कटेगा 25, 125, 125 के बाद बचेगा आपके पास जैसे 7, इधर से आपके पास 7, तो ये बच गया आपके पास 60 रेशियो 54, इधर से 15 चौका 60 रेशियो आपके पास 57। बस इनको सेम बनाना, 54 60 को सेम बना लो, आपके पास आंसर आ जाएगा, आप कर सकते हो उसके। ठीक है, 54 और 60 है आपके पास, इसमें 6 से 9 से 54 होता है, 6 से काट लो उसको, 6 से 9 बार, 6 से 10 बार। ठीक है, इस तरह से काट सकते हो। 6 से इधर काट लिया मैंने, 6 से कट गया 10 बार, और उल्टा काट दिया मैंने थोड़ा सा, बस ऐसे देख सकते हो। ठीक है, 54 और 60 आपके पास है, यहाँ काट सकते हो आप, 6 से काट लो उसको, 6 से 10 और 6 से 9, 6 का 14, ये 9 और 60 हो गया। 9 और 60 में भी आपके पास कुछ और कुछ दिख रहा है, 10 और 7 में तो नहीं है। इसमें 7 5 12, 3 से कटेगा, 3 से 20 बार, 3 से 19, 3 से 19 बार। अभी और कुछ कॉमन दिखा क्या? नहीं। आप इसको सेम बना लो, 10 रेशो 9,
और 20:19। चाहो तो ये वाला यूज कर लो, ए की वैल्यू आ गई 200, बी की वैल्यू आपके पास 18 की 180 आ जाएगी, और सी की वैल्यू 19 निम्मा 171। ठीक है, अभी आपको पता चला कि भैया हमारे पास 200 मीटर अगर अनिल भाग रहा है ए वाला, तो सी वाला कितना भाग रहा है हमारे पास 171, तो कितना है ये 29। अब इसी का यूज करना है। हम कहेंगे भैया हमारे पास अगर 200 मीटर की रेस है तो कितने से जीत जा रहा है वो 29 मीटर। अगर 1 मीटर की रेस होगी तो 29/200, लेकिन हमें रेस कितने मीटर की करनी है, उसी रेस में करना है, तो हमें चाहिए 1500 मीटर में बता दो। 1500 मीटर में ये क्या करेगा, इंटू 1500, 2020 15 से 29 मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड। ठीक है, अब जैसे करेंगे हमारे पास 29 15, ये हमारे पास 434 के आसपास आएगा, 435 का आधा हो जाएगा 200। ठीक है, अब 29 की मल्टीप्लाई 15 में करो, 2 से डिवाइड करो, दैट विल बी कितने से इसने बीट कर। बेसिकली रेस के क्वेश्चन में यही करना, एक आदमी ने दूसरे को बीट किया, दूसरे ने तीसरे को बीट किया, तो दोनों रेशो को ना कंबाइन करना हो। दोनों को जैसे ही कंबाइन कर लोगे इस तरह से आपके पास, सिंपल डेटा में कर लेता हूँ एक बात। फॉर सपोज आपके पास ऐसा सवाल है, ए ने बी को बीट किया 100 से, अगर ये 100 मीटर भाग रहा है, वो सपोज ये 90 भाग, बी ने सी को बीट किया ऐसे 10 से, फिर से इसने 10 से बीट किया था, इसने भी 10 से, तो मैं कहूंगा ये 100 भाग रहा है, ये कितना भागेगा 90। अब आपको बस काम करना है रेशो, जैसे ऊपर वाला रेशो क्या आपके पास 10 रेशो, और नीचे वाला रेशो क्या है 10 रेशो, इन दोनों को सेम बना। सेम बनाने का मतलब है कि भैया बी की वैल्यू इधर तो आपके पास 9 है, नीचे वाले में 10, तो सेम बनाने के लिए 100, ये आपके पास 90, और ये आपके पास क्या होगा 18। ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, इन दोनों में पूछा हुआ है, आप यूज कर लो। अगर 100 मीटर की रेस होती तो वो आपके पास 19 से हो जाता, लेकिन जब जितने की रेस बोलेगा उस हिसाब से यूज कर सकते। ठीक है, आई गेस ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ऐसा एक सवाल है, 2500 रुपये इन्वेस्ट करा किसी ने, 8 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, और हमारे पास रेट पूछ रहा है कितना रेट रहा। देखते हैं। क्या बोला है, इन 2500 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल है, और बोल रहा है इन्वेस्टेड फॉर 8 ईयर्स, टाइम दे रखा है 8 साल। किस रेट पे दिया नहीं पता, हमारे पास ऐसा ही है अमाउंटेड टू, और अमाउंट कितना बन गया हमारे पास, दैट इज 3325 रुपये बन गया। व्हाट वाज द रेट ऑफ सेंटर, आपको रेट निकालना है पर एनम की। इतना सा सवाल है, बाकी लैंग्वेज तो वही है। ठीक है, प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, 8 साल गिवन है, और इसी बेसिस पे आपको क्या निकालना है रेट। अब चाहो तो बेसिक से कर लो, बेसिक वाला फॉर्मूला एस आई इक्वल्स टू पी आर टी इंटू 100, इस पे लगाओगे तो भी आपके पास एस आई कहाँ से आएगा, इन दोनों का माइनस। जैसे माइनस करोगे तो आपके पास 2500 हटा दो इसमें से, इधर से 25, इधर से 2, ठीक है 1200। ये 1225 ऐसा ही है, प्रिंसिपल पता है 25, रेट निकालनी है इनटू टाइम, टाइम की वैल्यू हमारे पास अपॉन। आप चाहो तो ऐसा लगाओ बेसिक वाला, उससे भी आपके पास आंसर वही आना है, तो बड़ी बात। चाहो तो आप रेशियो ले लेते, क्या रेशियो ले लेते, प्रिंसिपल और अमाउंट, जैसे आप रेशियो ले लेते हो वहां पे भी चीज आ जाती है। ये 2500 है, ये 25 27, इनका रेशियो 2500 37 25। ठीक, अब जैसे आप 25 से काटेंगे, 25 से कट जाएगा हमारे पास, 25 से कटेगा ये 1 12 25 12 हो जाएगा ना, अब इधर से 1 2 2 25 चौका 100 22 25 बीमा 225। ठीक है, 100 से कोई चीज कितनी होगी हमारे पास 49, और कितना इंक्रीज हो गया ये 49। ये 49% हमारे पास क्या है, ये एसआई का परसेंटेज है, और हमें पता होता है कि जी एसआई का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, दैट इज रेट और टाइम का मल्टीप्लाई। अब रेट और टाइम में से कोई एक चीज गिवन होती है, एसआई तो आ गई 49, रेट तो आपने पूछी हुई है, टाइम आपको दे रखा है, दैट इज रेट परसेंट निकालने के लिए टाइम आपको दे रखा है 8 साल। इस 8 को कहाँ भेज दोगे डिवाइड,
जब 49 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8×48.48 से 1 जीरो आएगा, 1 2 जीरो, यहाँ से 8 दूनी 16, 4 जीरो 5, 6.125। आप चाहो तो यहाँ से करो, इन 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, इस 25 से काट दो इसको, 25 चौका 100, 25 दूना 225। ठीक है, वही सेम चीज आपके पास आ गई, ये 49 आ गया, इस 49 के डिवाइड में 8 को 20 देंगे, दैट इज 6.125%। ठीक है, आप रेशियो कर लेते काम जब भी रेट निकालनी होती है एसआई में, या फिर हम बेसिक पे काम, वो जो बेसिक पीआरटी वाला फॉर्मूला हमने बचपन से पढ़ा है उस चीज पे काम करते, दोनों से आंसर वही आना है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक तो बेसिक सवाल है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। इसमें आपके पास सिंपल इतना डेटा है, डेज दिया हुआ है एक्स वाई जेड का, और आपसे बस एवरेज पूछा हुआ है। मैं इसको लिख देता हूँ बस साइड में। 3 डेटा है आपके पास, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे का, दैट इज एक्स वाई जेड का डेटा इंटरप्रिटेशन का बेसिक सवाल। और आपसे बोल रखा है इसमें कि भैया इसका जो है एवरेज निकाल, इसका निकाल दो, z का एवरेज निकाल दो 3 दिन का। तो z की वैल्यू थी 210, मंडे में ये थी, ट्यूसडे में 160 थी, और इधर 218। आपको एवरेज निकाल, बस एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, तीनों का सम कर लो, 3 से डिवाइड कर दो। आप डेविएशन भी लगा सकते हो, बट जरूरत नहीं है डेविएशन, सीधा आप लगाओ कि भाई हमारे पास कितना है, हमारे पास इसमें लगाओ 300 का तीनों का सम, दैट इज 8, 6 2 8, और 2 2 4 और 1 528 बटे। ठीक है, 19 3 57 और 6 3 18। ठीक है, 196 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, 10 सेकंड का सवाल भी नहीं था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको एवरेज, ये अच्छा सवाल है थोड़ा सा। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी पूछता रहा है, अभी भी पूछा है दोबारा से उन्होंने, कि भैया एक इनिंग है जिसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, और बाकी आपको कुछ इनिंग्स का एवरेज दे रखा है, उसी बेसिस पे हमें निकालना होता। क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पे, बैटिंग एवरेज ऑफ ट्वेंटी सेवन इनिंग्स, 27 इनिंग है आपके पास, इज 47 runs, his highest स्कोर एक्सीड्स करता है कितने रन से करता है करता है, दैट इज 157। अभी बोला गया इफ दीज टू innings are excluded, average score of remaining innings is 42 runs. Find highest score. Find his highest score. ठीक है भाई, इस तरह का डेटा आपको दे रखा है, इसको हमें निकाल। आपको बैटिंग एवरेज दे रखा है 27 इनिंग का, 47 रन्स। आप बेसिक से कर सकते हो इसको, कि भाई हमारे पास कितना एवरेज है, बैटिंग एवरेज दे रखा है किसका, 27 इनिंग का, और कितना हमारे पास वो 47 रन्स। उसके हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स द लोवेस्ट स्कोर बाय 157। हाईएस्ट और लोवेस्ट का मतलब ऐसा, मैंने इसको हाईएस्ट बोल दिया एच, और लोवेस्ट का मतलब है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 157। बस इसी बात को इसने घुमा फिरा के बोल रखा है कि भैया हाईएस्ट एक्सीड्स द लोवेस्ट। हाईएस्ट एक्सीड्स द लोवेस्ट मतलब कि आपके पास हो गया कि जो हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस है वो 157।
और क्या बोला, 2 इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड। अगर ये 2 इनिंग जो हाईएस्ट लोवेस्ट वाले इनको हटा दिया जाए तो जो एवरेज हो जाएगा हमारे पास वो 42 हो जाएगा। पहले एवरेज कितना था हमारे पास 47, अभी एवरेज कितना हो गया हमारे पास 42। आप चाहो तो बेसिक से कर लो इसको, ठीक है। बेसिक मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि जी हमारे पास 27 इनिंग का एवरेज क्या है हमारे पास। बेसिक बात पता है कि एवरेज होता क्या है, सम अपॉन, किसी का एवरेज पता है आपको 47, ठीक है। इनिंग कितनी है आपके पास 27, एवरेज क्या आपके पास 47, 27 इनिंग का एवरेज, तो सम निकाल। जैसे ये पता था, ये पता था, दोनों की मल्टीप्लाई करके सम आ जाए, दोनों की मल्टीप्लाई करके सम। इसमें और क्या रहा होगा आपके पास, ठीक है। ये हाईएस्ट, इसी में देखें ये आपके पास टोटल सम आपके पास कि भैया 27 इनिंग का सम कितना आ गया, 27 इंटू 47, ये टोटल सम आ गया। अब इसके बाद दे रखा है कि अगर ये 2 इनिंग हम हटा देते हैं, ठीक है, ये 2 इनिंग हटा दी हमने, वो सपोज मैं ऐसा बोल दूं कि हमने इसमें से ये हटा दी, या अलग से कर लेते हैं इसको। अगर हमारे पास एवरेज हटा दी तो हमारे पास कितना बन गया 42 रन। तो मैं कहूँ मेरे पास इनिंग तो हो जाएगी 25, एवरेज कितना हो गया उसका, कह सकते हैं ऐसा कि भाई हमारे पास टोटल जो सम था वो इतना कुछ था। इसके अलावा हमने देखा कि जी 25 इनिंग का एवरेज कितना हमारे पास 42। लेकिन ये एवरेज इक्वल कब रख सकते हैं, मैं ऐसा कह सकता हूँ, या तो मैं इसमें से माइनस कर देता, या फिर मैं कहूँ कि मैंने इसमें, ये तो हमारे पास 25 इनिंग का आ रहा है, मैंने इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट इन दोनों को जोड़ दिया कि जो हमारे पास हाईएस्ट और लोवेस्ट जो हमारे पास, हम इसको ऐसा भी कह सकते थे कि भैया 27 इनिंग है, उसका सम हमारे पास 27 इंटू 47 हो गया, और इसमें से हम हटा देते हैं, हाईएस्ट को भी हटा देते हैं और लोवेस्ट को भी हटा देते हैं, ठीक है। इन दोनों को हटा देते हैं तो हमारे पास कितनी इनिंग हो जाएगी 25 इनिंग का एवरेज बैलेंस, तब इक्वल रखते हैं, अदरवाइज कैसा रखते हैं। अब आपको पता है कि भाई हमारे पास 27 इंटू आपको करना है 47। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग डेविएशन लगा सकते हैं बट कई बार एग्जाम में क्लिक नहीं करता। हम लोग बेसिक का भी याद पता होना चाहिए कि बेसिक में कैसे लगा। आपको पता है कि 27 इंटू 47 47 20, 7 7 49, 4 7 चौक 28 और 4 32, 27 दूनी आपके पास 7 दूनी 14, 7 दूनी 8 और 1 24। यहाँ से आपके पास 9, इधर से आपके पास आएगा 6 और ये आपके पास 12, ठीक है। तो 12 6 हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट प्लस। अब 25 की मल्टीप्लाई करनी है, 25 की मल्टीप्लाई करो या फिर 50 की मल्टीप्लाई 21 में करो। 50 5 दूनी 10, 1050 1050, ठीक है। 21 पंजे 105 जीरो लगा। अब आपको पता है कि भैया हमारे पास इसको यहाँ छोड़ो, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट इन दोनों का सम आ जाएगा। जैसे 1269 में से 1050 हटा हो गया, 1050 माइनस कर दो, जैसे माइनस करा, दिस इज 9, दिस इज 1, दिस इज 2, तो हाईएस्ट लोवेस्ट का सम पता चलेगा कितना हमारे पास 219। और ऊपर से पता था कि जी हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट इनका डिफरेंस पता था 157। दोनों को इक्वेशन का यूज करके हाईएस्ट की वैल्यू आ जाएगा आपके पास। कैसे निकलता है हाईएस्ट, जब ये पॉजिटिव वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं आधा। जब जोड़ेंगे तो यहाँ से 2h आएगा ना, उस h को 2h को डिवाइड कर देंगे, तो दोनों को सम कर दो। 9 और 7 आपके पास कितना हो गया, दैट इज 16, 5 6 और 1 7, 2 1 3 डिवाइड में, दिस इज 16, 18 दूनी 36 और 8 दूनी 16, ठीक है। 188 आप 18 दूनी 36 37 188। ये पूछा था, लोवेस्ट आपसे पूछा होता तो लोवेस्ट भी निकाल सकते हैं। क्या होगा लोवेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस, तो 7 में से गया 2, इधर से 11 6, 62/2 दैट इज 30, दैट विल बी लोवेस्ट। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट का आपको डिफरेंस दे रखा था, आप डिफरेंस देख सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 157। इन दोनों का सम हमें पता है क्या होगा। बस इतना सवाल था, इसको आगे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी बेसिस पे हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे दे रखा है टाइम एंड वर्क का, पी एंड क्यू कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 and 10 days, दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क बट आफ्टर 2 days। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ पूरे को, बस आपको समझा देता हूँ। टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क का बेसिक सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं,
इजी है। क्या बोल रहे हैं हमारे पास, पी एंड क्यू, पी और क्यू अलग अलग दे रखा है। पी और क्यू हमारे पास, पी किसी काम को कर सकता है 15 दिन में, और क्यू कर सकते हैं उसी काम को 10 दिन में। डेटा भी आसान सा दे दिया उसने। अब जो दे रखा है हमारे पास, उन्होंने दोनों ने काम स्टार्ट किया, बट आफ्टर 2 days क्यू लेफ्ट। स्टार्ट किया उन्होंने टुगेदर, बट आफ्टर 2 days क्यू लेफ्ट। क्यू ने क्या किया, हमारे पास काम को छोड़ दिया। 2 दिन के बाद क्यू ने काम छोड़ दिया। आपसे बोला जाएगा कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। अब आपको बस जब भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल होता है, सबसे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं, 30, इधर से एफिशिएंसी 2, इधर से एफिशिएंसी 3। अब दोनों ने साथ काम किया, 2 दिन के बाद काम छोड़ा, तो मतलब 2 दिन से काम करा लो इनका। 5 एफिशिएंसी से 2 दिन का 10 काम हो चुका। रिमेनिंग वर्क कितना होगा हमारे पास, टोटल 30 काम है, 10 काम तो हो चुके, बचेगा 30 माइनस 10। अभी 20 काम को करवाना है, किससे करवाना है, इस 20 काम को क्यों ने तो काम छोड़ दिया, किससे करवाना है, इस 20 काम को पी से करवाना है। तो पी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, दैट इज 10 days। अब बस आपसे बोला कि टोटल कितना टाइम, आपसे बोला कि जी हमारे पास टोटल टाइम निकाल। टोटल टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए आप, भैया 10 दिन तो बोला गए, और 2 दिन पहले इन्होंने काम किया था इकट्ठा, तो 12 दिन लगे। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, टाइम एंड वर्क का सवाल है, बेसिक सवाल है, आपने पहले कर रखे होंगे। एक आपके पास डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है, इसमें एक्सेस डेटा आसान ही है। एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं अलजेब्रा का। ठीक है, इसको देखते हैं, इसमें क्या कुछ आपको गिवन है। बोला गया है एक्स स्क्वायर -5x+1 = 0 गिवन। फिर आपको दिया है x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/5x की पावर 3। ये आपको निकालने के लिए दे रखा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और हमें आगे सॉल्व करना है। क्या कुछ हो सकता है, अभी जैसे ये चीज हमें दिख रही है कि भैया इस तरह की जब इक्वेशन होती है, तो पहले ये जो वेरिएबल आपके इसको अकेला छोड़ो। जैसे अकेला छोड़ेंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या किया, इस पूरे को डिवाइड कर दिया। ठीक है, पूरे को x से डिवाइड, जैसे डिवाइड किया तो x+1/x, ये वाला जो x बनेगा ना, सबकी साइड से आइडिया है आपको, मैं बेसिक लिख देता हूँ कि भैया x² + 1 = 5x। ठीक है, इसको पहले उधर भेज दिया, 5x प्लस का हो गया। अब इस x से क्या किया हमने, क्या किया, सबको डिवाइड कर देते हैं x से। ठीक है, इस x को या तो कहो कि भैया हमें डिवाइड कर दिया, तो जैसे डिवाइड किया तो x+1/x दैट इज इक्वल टू 5। अगर ये वैल्यू हमारे पास 5 है, अब इस पे चल रहे हैं, ये जो निकलवा रखा है इसके साथ भी कुछ चेंज करना पड़ेगा तभी निकलेगा। क्या करना पड़ेगा चेंज, तो जैसे ही आपको दिख रहा है कि ये 3 पावर वाला है, तो बेसिकली क्या करो, इस पूरे को डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो। ये जो x की पावर 3 है ना, इस पूरे को डिवाइड करते चला जाओ। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे x की पावर 6 डिवाइड बाई x की पावर 3, इधर आपके पास x की पावर 4 प्लस x की पावर 3, x² डिवाइड में x की पावर 3 प्लस 1/x। मैंने लिखा, बाकी आप कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे लिखेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ 3 पावर से 3 पावर आपके पास माइनस हो जाएगी, दैट इज x की पावर 3 बचेगी। पता है ना रूल, ऊपर आपके पास बेस सेम हो और डिवीजन में कोई चीज हो तो माइनस हो जाता है। इन दोनों को करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास x बचेगा। इन दोनों को करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 1/x। और जब इन दोनों को करेंगे तो सिंपल आपके पास 1/x। अब बस सवाल में क्या करना था, ये पेयर बनाना है इसके साथ, और ये वैल्यू तो हमें पता ही है। आपको क्या करना है सवाल में, इन दोनों की वैल्यू निकाल, दैट इज x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। ये वैल्यू आपको निकालनी है। बाकी साइड में आप जो है 5 ऐड करते हैं, वही आपके पास आंसर हो जाएगा। हमें पता होता है इसमें निकालने का तरीका क्या होता है। ठीक है, आप बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक से करने का मतलब क्या है कि भाई हमारे पास x+1/x 5 है, तो दोनों साइड से क्यूब कर देते हैं। तो जैसे ही क्यूब करेंगे हमारे पास ये क्या बन जाएगा, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस 3
ए प्लस बी होता है ना हमारे पास, ए इंटू बी, ऐसा लिख देते हैं, ए प्लस बी एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 5 की पावर, ये मैंने बेसिक लिख दिया। अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते थे कुछ ऐसा बड़ी बात, 5 को क्यूब करते 125 माइनस 3 15 कर देते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या चीज है, इसको देख लीजिए, तो हमें निकालना ही है, तो हमें चाहिए ये दोनों कट के आपस में, इसकी वैल्यू पता है, दैट इज 3 इंटू 5, इस 15 को क्या कर दोगे उधर माइनस, दैट विल इक्वल टू 125 में से 15 चला जाएगा तो 110, ठीक है बात, ये 110 आ जाएगा। अभी 110 आ गया, जो हमें निकालना था मैंने अभी लिखा था आपके सामने, इससे और इससे, 110 प्लस 5 दैट इज 100, इन दोनों से क्या आएगा हमारे पास, निकालने के लिए जो चीज आई थी दैट इज, इधर से आया था x की पावर 3, इधर से आया था मेरे पास 1, ये वाला क्या बचा था, सिर्फ आपके पास x बचा था, और यहाँ से क्या बचा था, कभी भी चीजों को ऐसे काट नहीं देते, इसके पास माइनस करते हैं, 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा, 2 में से 3 जाएगा तो नीचे 1 बचेगा, इस 6 में से 3 जाएगा तो ऊपर 3 बचेगा, इधर तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, ये पेयर इसको और इसको ले लिया, इन दोनों की वैल्यू निकाल के 110, और x प्लस 1 अपॉन इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 115 हमारे पास क्या हो जाएगा। तो अच्छा सवाल था अलजेब्रा का, हल्का सा ट्विस्ट डाल के आपको दे रखा था, आप अगर करते रहे पहले से तो आपके पास आंसर। अच्छा एक चीज इसमें मिस हो गई है, ये 5 ही है इसमें, ऑप्शन देखिए मेरे को पता चला कि 5 हमने छोड़ दिया यहाँ पे, तो बस 5 का यहाँ पे यूज करो, 5 से डिवाइड कर दो, तो आंसर 23 होगा। भाई 5 के साथ तो कुछ चेंज नहीं किया था ना, तो 5 तो हर जगह है ही हमारे पास डिवीजन में, जो भी आंसर आ रहा है उसमें इस 5 से डिवाइड कर दो, दैट इक्वल्स टू 23, 23 पंजे होता है। आई गेस ये चीज आपको समझ आई होगी। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक ही अच्छा सवाल है, इसको देख लीजिए आप, ये अच्छा सवाल है, इसमें आपके पास हल्का सा बस ट्विस्ट है, हल्का सा लॉजिक है। इनफैक्ट इस तरह के शायद 2 सवाल इसमें पेपर में डाल रखे हैं। जैसे देखा 17 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 डिविजन, 17 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस के इक्वल्स टू 24, और आपसे बोला गया जी हमारे पास के की वैल्यू निकाल, 4 ऑप्शन दे रखी 119 128 24, ठीक है, इस तरह के 4 ऑप्शन है और हमें के की वैल्यू निकाल। आप कुछ सेकंड्स में कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर्टीज पता। क्या प्रॉपर्टी होती है, हमें पता होता है कि भैया हमारे पास a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो इसको, दैट इज a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। इस तरह से हमारे पास a की पावर 3 b की पावर 3 का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। सेम जो चीज होती है हमारे पास a की पावर 3 माइनस b की, इसका भी फॉर्मूला हमें पता होता है a माइनस b, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, ठीक है। अब इसी पे हमें करना है, ये जो चीज दे रखी है आपको इसी फॉर्मेट में दे रखी है, दिस इज a दिस इज b, और a और b के हिसाब से हमें कैसे पता चला कि भैया हमारे पास यहाँ ये जो चीज दे रखी है 24 के इक्वल, ये जो 24 है हमारे पास वही सेम चीज है। अगर मैं इसको a मान के इसको b मान के इसका फॉर्मूला खोल तो हमारे पास क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे फॉर सपोज ऐसे बोल दिया कि इसको a मान लेते हैं इसको b मान लेते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास 17 प्लस 7, पहले प्लस 17 प्लस 7, इधर आपके पास आएगा 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 7, ये वाला चीज के तरीके से माइनस है, ये आपके पास चीज है। नीचे डिवीजन में क्या चीज है, अब नीचे आपके पास ये चीज दे रखी है 17 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस, अब इसको इसके साथ कंपैरिजन कर, जैसे आपके पास दिख रहा है ये जो चीज 17 प्लस 7 दैट इज 24, ये वही चीज आपको दे रखी है, इन दोनों को कंपैरिजन कर दोगे ना तो भी आपको पता चलता है कि भैया हमारे पास के कौन सी वैल्यू होगी, कि वो वैल्यू रही होगी जो यहाँ पे है, जैसे यही तो करना है हमारे पास। जब इसको खोलेंगे हमारे पास ये के क्या होगी, a की पावर 3 b की पावर 3, दैट इज नथिंग बट a प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये ए बी वाली वैल्यू, और ए बी वाली वैल्यू क्या होगी हमारे पास, दैट इज 17 इंटू 7,
और 17 7 119 ये आंसर हो जाता है। इन दोनों चीज का बस कंपैरिजन करना था, अदरवाइज कुछ इसमें था नहीं। ये वैल्यू आपके पास सामने डायरेक्ट दी होगी, दिस इज a प्लस बी, 24 यहाँ पे करा, अब कंपैरिजन कर दो तो भी आपके पास आंसर आ जाए। बाकी चीजें कट पिट जाएगी, उस पर आप करना नहीं है। अगर आपके पास क्या है, ये माइनस में भी पूछ सकता है, माइनस में आपको दे दे, फिर यहाँ पे क्या दे देगा, जैसे मैंने सवाल को यहाँ पे कर, इसमें प्लस डाल दिया, लेकिन यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, इधर 10 आ जाएगा। आपको पता है कि पहले भाई 17 में से 7 गया होगा, 10 आएगा। फिर यहाँ पे आपके पास आना है ए बी, वही आना है सेम चीज, ए बी 17 × 7 तो 117। समझ पा रहे बात, नीचे तो मल्टीप्लाई होके आना है ना दोनों की, 17 और 7 की मल्टीप्लाई दैट इज 119 आ जाएगा, वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, और बाकी चीजें क्या रही होंगी, वो कट जाएगी हमारे पास। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आते रहे हैं, फिर आगे भी आपको दिखते रहेंगे। आई गेस ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। हमने काफी सारी चीजों को इसमें डिस्कस किया, और आगे भी हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे। जितने भी रिसेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे की वीडियो बनाते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रह सकते हैं और आगे की वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।